आज हम लास्ट टॉपिक से आगे कंटिन्यूशन में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला कैलकुलेट किया तो न्यूटन का रिजल्ट आया था 281 मीटर्स पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो होता है वो 333 मीटर्स पर सेकंड होता है और इन दोनों में 16% का एरर था। अब 16% एरर फिजिक्स में इतना ज़्यादा होता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद लेप्लास ने करेक्शन की। हमने देखा था, हमने लास्ट टाइम जितनी कैलकुलेशंस की थी हमने कोई भी मैथमेटिकल रूल वायलेट नहीं किया, तो इसका मतलब है न्यूटन की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे था? उसकी फिजिकल इजम्पशन है। न्यूटन ने कहा था ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं जब साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, दीज आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन में पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक चले जाते हैं, रेयरफैक्शन में एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर होंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो इसका मतलब है न्यूटन की अजम्पशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस गलत थी। लेप्लास ने अज्यूम किया कि ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वेव्स आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम से ना तो हीट एंटर कर सकती है और ना ही लीव कर सकती है। मतलब ओवरऑल टोटल हीट ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच no heat can leave or enter the system। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ना तो हीट एंटर होगी और ना ही लीव कर सकती। ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया अबाउट लेप्लास करेक्शन। हमने कहा था जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उधर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, लाइक प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे PV कांस्टेंट नहीं होता बल्कि PV पावर गैमा कांस्टेंट होता है। अब इधर P प्रेशर है, V वॉल्यूम, गैमा एक कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा और डायटोमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.42। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अब कल वाला जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएशन की तरह उसी तरह से हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होना चाहिए? P V पावर गैमा कांस्टेंट है तो उसका मतलब है प्रेशर को इंक्रीज कर दें। प्रेशर इंक्रीज करके क्या होना चाहिए? P प्लस डेल्टा P। एक्चुअल प्रेशर P है, उसमें स्मॉल चेंज इन प्रेशर और स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर इज डेल्टा P। और एक्चुअल वॉल्यूम V है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डेल्टा V होल पावर गैमा। अब यहाँ पे जो V माइनस डेल्टा V होल पावर गैमा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैथ्स में आप पढ़ते होते हैं A माइनस B होल पावर, लेट्स से 2 है 3 4, या अगर प्लस में है तो कोई ना कोई फार्मूला आपके पास मौजूद होता है। प्रॉब्लम ये है गैमा की वैल्यू हर दफा वेरी करेगी, सो आप इसको सिंपली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहां से हम ये करेंगे कि इस v को कॉमन लेंगे ताकि यहां हमारे पास 1 बच जाए। जब ये 1 बचेगा तो हम बाइनॉमियल थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, PV पावर गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P अपनी जगह पे है। अब मैंने कॉमन क्या लिया? इसमें V कॉमन लिया। जब हम V कॉमन ले रहे हैं उसकी पावर भी उसके साथ है, सो V पावर गैमा। यहां से जब V कॉमन लिया था तो इधर बच जाएगा 1 माइनस इधर बच जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V होल पावर गैमा। मतलब जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 माइनस 6 या लेट से 1/5 माइनस 1/6 है, होल पावर कुछ भी है, तो जो चीज यहां मौजूद होगी वो तो हमने बाय लिख दी, जो इधर मौजूद नहीं थी उसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए
बाइनॉमियल थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म यूज होती है मैथमेटिक्स में। हम लोग कहते हैं फर्ज किया हमारे पास 1 प्लस एक्स है होल पावर n हो, n कोई भी नंबर हो सकता है जो कि कंप्लीट या इंटीजर ना हो। अब 1 प्लस एक्स होल पावर n को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम में आप लिखते होते हैं 1 प्लस n x, मतलब जो पावर है उसको आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x का क्यूब अप टू सो ऑन। मतलब नेक्स्ट पावर क्या आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल x पावर 4 अप टू सो ऑन जाए, ये इंफिनिटी तक जा सकता है। अब नॉर्मली इसमें ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म प्रोमिनेंट होती है, नेक्स्ट टर्म बहुत स्मॉल आंसर आता है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर बाइनॉमियल थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म को मैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कहूं तो हम सिर्फ दो टर्म्स यूज करेंगे, मतलब 1 प्लस x होल पावर है, तो ये प्लस के लिए भी यूज हो सकता है माइनस के लिए भी, इसे आप 1 प्लस nx लिख देते हैं और आगे वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जरा यहां इस फार्मूला को अप्लाई करके बताएं आंसर क्या बनना चाहिए। फिर 1 माइनस दिस 1 होल पावर गैमा, तो ये जो पावर होती है ये क्या हो जाती है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप लिखेंगे 1 माइनस डेल्टा v बाई v होल पावर गैमा, तो गैमा को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कहलाती है बाइनॉमियल एक्सपेंशन, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम होगी। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, p v पावर गैमा इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p देन v पावर गैमा और फिर 1 माइनस डेल्टा v ओवर v और गैमा मैंने इसके साथ यहां पे लगा दिया और हायर टर्म्स मैंने क्या कर दिए यहां से इग्नोर कर दिया। देखिए यहां पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, दो वैल्यूज है ना, एक ये है एक ये है, इधर हमारे पास तीन है, एक ये एक ये एक ये, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर भी v पावर गैमा मौजूद है, इधर भी v पावर गैमा मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं, v पावर गैमा को v पावर गैमा से कैंसिल आउट कर देते हैं। जब इनको कैंसिल आउट किया तो p किसके बराबर बन जाएगा, p प्लस डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस गैमा टाइम डेल्टा v ओवर v। क्लियर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दे जैसे लास्ट मल्टीप्लिकेशन हमने की थी, p मल्टीप्लाई बाय 1 p मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय 1 p मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस p गैमा डेल्टा v ओवर v, फिर डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा p और प्लस माइनस माइनस डेल्टा p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। चार टर्म्स आ गई हैं राइट हैंड साइड पे। लास्ट टर्म जो है इसमें दो दफा डेल्टा p भी आ गया, डेल्टा v भी आ गया। हमने कहा डेल्टा p इज वेरी स्मॉल, डेल्टा v इज वेरी स्मॉल, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो इतना स्मॉल होगा कि उसको आप इग्नोर करके इक्वल टू 0 कह देंगे और आप बोलेंगे इसको हमने इग्नोर कर दिया। देन व्हाट विल हैपन नाउ, अब आपका आंसर क्या बनेगा, शाबाश बताइए, p इक्वल्स टू p माइनस p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v और फिर प्लस डेल्टा p। नेक्स्ट ये वाला p इस p से कैंसिल आउट हो जाता है। अब इस तरफ माइनस वाली को उठा के दे लेते हैं, इधर 0 बच गया था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इधर भी, तो ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय सॉरी इज इक्वल टू डेल्टा p आ जाएगा। क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद आप देखें सॉरी डिवाइड बाय साथ v भी है, तो इस टर्म को आपने क्या नाम दिया था लास्ट हेडिंग में, डेल्टा v बाय v, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो p gamma विल बी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन हो गया, और डेल्टा p को क्या नाम दिया था आप लोगों ने, स्ट्रेस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि p gamma मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस। और इसी को मैं अगर लिखना चाहूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दें, p gamma किसके बराबर बनेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट है जिसे आपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा था। तो इसका मतलब है आप p gamma लिख सकते हैं e की जगह, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्ट से ली थी न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड से, वहां हमने कहा था v कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय रो। तो इस इक्वेशन में अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट बनना चाहिए, we are going to put equation number 2 in equation number 1, then we get the answer will look like v equals to square root of e can be written as p gamma divided by rho। और p के बारे में हमने लास्ट टाइम कहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए मर्करी बैरोमीटर के एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू यूज होती है, p को लिखा था आपने रो जी एच, जिसमें रो डेंसिटी ऑफ मरकरी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट ऑफ एयर कॉलम। तो ये v कुछ इस तरह से लगेगा, गैमा को मैंने पहले लिख दिया, रो जी एच को बाद में लिख दिया, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी है डिवाइडेड बाय रो, ये डेंसिटी किसकी है, एयर। अब वैल्यूज लिखते हैं। गैमा के बारे में आपने कहा इसकी वैल्यू है फॉर डायटोमिक गैसेस इट इज 1.42, डेंसिटी ऑफ मरकरी that is 13,600 kilogram per cubic meter, gravitational acceleration g is 9.81 meter per second square, height is 76 centimeter or 0.76 meter, और उसके बाद density of air that is 1.243 kg per cubic meter। अब आप इन तमाम वैल्यूज को उठा के इस फार्मूला में पुट करें, आपका आंसर आएगा v इज लाइक, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, ये बनेगा 333 मीटर्स पर सेकंड। तो अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की कितनी है, 332 मीटर्स पर सेकंड। आंसर आ गया हमारे पास 333। न्यूटन का रिजल्ट आया था 281 मीटर पर सेकंड। तो किसका ठीक हुआ, लेप्लास का। लेप्लास के आंसर में बहुत माइनर एरर है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.3% या उससे भी लेस है, ठीक है। तो ये वाला आंसर एक्सेप्ट किया जाता है और यहां से हम कहते हैं कि लेप्लास करेक्शन ठीक थी। सो न्यूटन फार्मूला में प्रॉब्लम कहां से आया था, जरा दोबारा से इसको रिकैप करते हैं। न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो अजम्पशन गलत थी। जब लेप्लास ने वो अजम्पशन ठीक कर ली और कैलकुलेशन की तो लेप्लास का रिजल्ट ठीक आ गया। अब आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, 1 बाय 1 पूछ सकते हैं सब लोग। शाबाश, ऑल ऑफ यू।